समीर बहुत गहरी नींद में था, इसलिए उसकी आंख नहीं खुली। नितिन डर के मारे सो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके बगल में ही आर्यन का मृत शरीर रखा हुआ था। लेकिन आर्यन के मृत शरीर से ज्यादा उसे डर किसी और ही बात का था। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मुझे मानव बलि चाहिए। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मानव बलि? लेकिन मैं तो तुम्हें पहले ही बलि दे चुका हूं ना। आधा ज्ञान हमेशा तकलीफ देता है। पशु बलि से तो मैं जागृत होता हूँ, लेकिन कार्य पूर्ण करने के बाद मुझे मानव बलि चाहिए। मुझे मानव बलि ला कर दो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। नहीं, देखो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें बलि ही चाहिए तो तुम्हें जितने तुम बोलोगे उतने पशुओं की बलि दूंगा, लेकिन मैं किसी इंसान को कैसे बलि पर चढ़ा सकता हूँ? कितने अच्छे इंसान हो ना तुम। अपने दोस्त को बलि पर चढ़ाने से पहले सोचा था क्या? तो अब भी मत सोचो, क्योंकि मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। अगर कल रात तक मुझे मानव बलि नहीं मिली तो तुम मेरी बलि बनोगे। मानव बलि कैसे चढ़ाऊंगा मैं उसे? मैं कैसे मार सकता हूँ किसी को? पहले ही आर्यन के मरने का पाप मेरे सर पर लग चुका है, अब किसी और को कैसे मार सकता हूँ? लेकिन अगर मैंने किसी और को नहीं मारा तो वो मुझे मार देगा। अगले दिन जब सुबह सबकी आंख खुली तो आर्यन की मौत ने सबको चौंका दिया, क्योंकि जिस तरीके से उसकी मौत हुई थी वो सामान्य नहीं था। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था और आंखें बाहर को निकल कर आ चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई सामान्य मौत नहीं है। कुछ तो बहुत अजीब हुआ है आर्यन के साथ, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी के मरने पर उसका पूरा शरीर ऐसे सफेद पड़ जाए और आंखें बाहर को निकल कर आ जाए। समझ तो मैं भी नहीं पा रहा कि इसके साथ ये हुआ कैसे, क्योंकि ये सब बेताल का किया हुआ है। लेकिन बेताल को जब तक कोई जागृत ना करे तब तक बेताल यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। कहीं इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी ना? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कुछ भी बोले जा रहे हो। एक तो यहाँ हमारा दोस्त चल बसा और तुम फालतू की बकवास कर रहे हो। बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। किसी ने जागृत किया है उसे, और हो सकता है कि तुम में से ही किसी ने ऐसा किया हो, क्योंकि तुम लोगों से तो यहाँ पर किसी और को कोई मतलब भी नहीं है। पहली बार यहाँ पर आए हो तो भला कोई और तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा? तुम में से ही कोई है जो इस सब का जिम्मेदार है। बंद करो तुम अपनी बकवास। हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा? अरे हमने अपना दोस्त खोया है, और भला हम खुद अपने दोस्त के साथ ऐसा क्यों करेंगे? तुम प्लीज अभी चले जाओ यहाँ से। समीर ने गार्ड को वहां से भेज दिया। आर्यन के परिवार में पहले बस उसकी एक बूढ़ी दादी थी, जो भी कुछ समय पहले चल बसी थी। इसलिए आर्यन के परिवार में उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था, तो उसके दोस्त ने ही वहां पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। क्या सोच कर आए थे हम लोग यहाँ पर, और क्या हो गया? अपने दोस्त को खो दिया हम लोगों ने। अब हम यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे। हम अभी के अभी यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, मुझे भी यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं लग रहा। जब आर्यन के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। अगर ये लोग अभी यहाँ से निकल गए तो मैं बेताल को रात को बलि कैसे चढ़ाऊंगा? और अगर मैंने उसे बलि नहीं चढ़ाई तो वो मुझे मार देगा। नितिन, तुम गाड़ी निकाल लो, तब तक हम लोग सामान लेकर आते हैं। अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। नितिन गाड़ी लेकर आने की एक्टिंग करने लगा। उसके दोस्त सामान लेकर नीचे आ गए थे। वो थोड़ी देर बाद आया और बोला, आज आगे की तरफ बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है, तो पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। हम आज यहाँ से नहीं जा सकते, 1-2 दिन बाद ही जाना पड़ेगा। क्या? लेकिन अगर आज रात हम लोग यहाँ पर रुके और हम में से किसी को कुछ हो गया तो? अरे तुम डरो मत नैना, कुछ नहीं होगा। बस खुद को संभालने की कोशिश करो। अरे आर्यन के साथ जो हुआ वो बस एक हादसा था, डरो मत। नितिन ने सबसे झूठ बोला ताकि आज रात भी वो लोग यहीं पर रुक सके। वो रात को बार बार नीचे के चक्कर लगाने लगा। गार्ड बार बार उसे ही देख रहा था। गार्ड को उस पर पूरा शक था कि उसी ने बेताल को जागृत करके अपने दोस्त को मरवाया है।
रात के 11 बजने वाले हैं। तुम इतनी रात गए यहाँ पर क्यों घूम रहे हो? इतनी सर्दी है तो होटल के अंदर जाओ ना। नींद नहीं आ रही है मुझे, और तुम अपने काम से काम रखो। बड़ा ध्यान है तुम्हें मेरा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि क्यों घूम रहे हो तुम यहाँ पर, और ये भी जानता हूँ कि तुमने ही अपने दोस्त को मारा है और कोई नाकाबंदी नहीं है आगे। जानबूझकर अपने दोस्तों को यहाँ पर रुकवाने के लिए ये सब बहाना बनाया है तुमने। किसी की बलि देने वाले हो ना तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, या सठिया गए हो जो कुछ भी बोले जा रहे हो? दोस्त को मारना, बलि देना, ना जाने क्या क्या। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नितिन होटल के अंदर आ गया। उसने देखा कि होटल के अंदर गार्ड चाय बना रहा है। बहुत बकवास कर रहा था ना वो गार्ड। उसी की बलि चढ़ाता हूँ बेताल को, लेकिन कैसे? नितिन वहां छुपकर मौके की तलाश करने लगा, और उसे जैसे ही मौका मिला उसने मौका देखकर चाय के अंदर नींद की दवाई मिला दी। लेकिन तभी वहां काम करने वाला रसोइया वॉशरूम से बाहर आ गया। उसे देखकर नितिन अचानक से हड़बड़ा गया। अरे सर, आप इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? और रसोई के अंदर तो हमारे अलावा कोई भी नहीं आता जाता है। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ, सब कुछ ठीक है। वो तो मैं रूम सर्विस के लिए कॉल कर रहा था, लेकिन कोई कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था, और मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, तो सोचा यहाँ पर ही आकर देख लेता हूँ। अगर कोई होगा तो चाय पी लूंगा। अच्छा, वैसे मैं अभी चाय बना ही रहा था, और देखो चाय बन भी गई। आपके लिए भी एक कप दे देता हूँ। रसोइया ने नितिन को चाय दी। नितिन चाय लेकर वहां से चला गया। उसने वो चाय पी नहीं, क्योंकि उसके अंदर नींद की दवाई मिली हुई थी। वो बस इसी इंतजार में था कि जल्दी से गार्ड वो चाय पिए और गहरी नींद में सो जाए। कुछ देर बाद गार्ड ने चाय पी, और चाय पीते ही वो गहरी नींद में सो गया। बहुत बकवास कर रहा था ना सबके सामने। अब इसी की बलि चढ़ाऊंगा बेताल को। 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट है मेरे पास। अगर इन 3 मिनट में मैंने इसकी बलि नहीं दी तो मैं ही मारा जाऊंगा। नितिन बाहर गया। गार्ड गहरी नींद में सो चुका था। उसने गार्ड को हिलाकर देखा, लेकिन वो नहीं उठा। उसने आसपास देखा कि वहां कोई है तो नहीं। उसने जल्दी से गार्ड की हथेली पर चीरा लगाया। मुझे जल्दी से इसे बेताल के मंदिर तक ले जाना होगा, भोग लगाना होगा जल्दी से उसे। नितिन ने जल्दी से गार्ड को घसीटना शुरू किया, और वो उसे घसीटता हुआ बाहर बेताल के मंदिर तक ले गया। उसने बेताल के सामने गार्ड की बलि चढ़ा दी। उसने जल्दी से अंदर तक जाकर देखा कि कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन कोई नहीं था। वो फिर से बाहर बेताल के मंदिर की तरफ आया, लेकिन जब तक वो बाहर आया तब तक तो गार्ड वहां से गायब हो चुका था। वहां पर कुछ था तो सिर्फ उसके शरीर की बची हुई हड्डियां। ये देखकर नितिन की रूह कांप गई, क्योंकि अगर उसने समय पर बेताल को गार्ड की बलि ना चढ़ाई होती तो गार्ड की जगह उसके शरीर की हड्डियों का ढांचा वहां पर होता। अच्छा हुआ मैंने इसकी बलि चढ़ा दी। अब मुझे हमेशा के लिए इस बेताल से छुटकारा मिल गया। कल सुबह होते ही मैं सबके साथ यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। अगली सुबह नितिन अपने दोस्तों के साथ वहां से निकलने लगा तो होटल के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। अरे, होटल के बाहर ये लोगों की इतनी भीड़ कैसे जमा है? कुछ हुआ है क्या यहाँ पर? हाँ भैया, कल रात को जरूर किसी ने बेताल को बलि दी है, और हमारा सिक्योरिटी गार्ड भी गायब है। लगता है किसी ने उसे ही बेताल को बलि चढ़ा दिया। क्या बेताल बलि? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे कोई किसी की बलि चढ़ा सकता है? ऐसा हो सकता है साहब, अगर कोई अपनी इच्छा पूरी करवा के बेताल को इंसानी बलि ना चढ़ाए तो बेताल उसी को मार डालता है। पहले आपके दोस्त की जान गई, और मुझे तो लगता है आपके दोस्त की जान बेताल ने ही ली है, और जिसने भी ऐसा किया उसी ने अपनी जान बचाने के लिए कल रात को बेताल को मानव बलि चढ़ाई है। क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर अभी 1 सेकंड भी रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। पहले आर्यन हमसे दूर चला गया, और अब गार्ड भी मर चुका है। हमें अभी के अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, हम सब चलते हैं। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। नितिन जल्दी से गाड़ी लेकर आया और अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। पूरे रास्ते वो लोग इसी बारे में बात करते रहे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इस सब के पीछे उनके अपने ही दोस्त का हाथ है। पता नहीं कौन है वो जिसने बेताल को ये बलियां चढ़ाई हैं। जिसने भी ये किया है ना, उसे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। हमारे आर्यन को हमसे छीन लिया उसने।
पूरे रास्ते भर नितिन ने किसी से बात नहीं की। वो अपने घर पहुंचा तो उसने चैन की सांस ली। अब उसे बेताल से मुक्ति मिल गई है। लेकिन रात के जैसे ही 12 बजे तो वैसे ही उसे अपना शरीर फिर से भारी लगना महसूस हो गया। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर फिर से इतना भारी कैसे हो रहा है? वो उसके कमरे में लगे सीलिंग फैन से उल्टा लटका हुआ था और मुस्कुराता हुआ नितिन को ही देख रहा था। मेरी बलि कहाँ है? बलि तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। कल रात को ही तो मैंने तुम्हें गार्ड की बलि दी थी। कहा था ना मैंने, अधूरा ज्ञान बहुत भारी पड़ता है। एक मानव की बलि नहीं चाहिए मुझे, 11 मानव की बलि चाहिए। 12 बज गए हैं, आज की बलि दो मुझे। क्या? आज की बलि? मैं अचानक तुम्हें कहां से बलि लाकर दूं, वो भी मानव बलि? देखो, मुझे थोड़ा समय दो, मैं कल सुबह तुम्हें बलि दे दूंगा। तुम्हें पता है ना, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। बलि तो मैं अभी ही लूंगा। अगर किसी और की बलि नहीं मिली तो तुम हो ना। डर के मारे नितिन का शरीर पूरी तरह पसीने से भीग गया। तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुई। लगता है कोई आया है। दरवाजा नहीं खोलोगे क्या? भैया, दरवाजा खोलो ना। मुझे पता है आप जाग रहे हो। कल मेरा मैथ्स का टेस्ट है, प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो ना। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और एक टेस्ट में कम नंबर लेकर आओगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जाओ यहाँ से। अरे, छोटी बहन है तुम्हारी, ऐसा क्यों करते हो? जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। तुम्हारी बहन इंतजार कर रही है तुम्हारा। नहीं, देखो प्लीज नहीं, ऐसा सोचना भी मत। वो मेरी बहन है। कोई बात नहीं, अगर तुम दरवाजा नहीं खोल रहे तो मैं ही खोल देता हूँ। नहीं! बेताल पंखे से उतरकर सीधा दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसने दरवाजा खोला। रिद्धि! रिद्धि! रिद्धि की आखिरी चीख के साथ वहां सब कुछ शांत हो गया। बेताल भी कमरे की खिड़की से गायब हो गया। नितिन के कमरे के बाहर उसकी बहन की हड्डियों का ढेर था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पछतावा उसके आंसुओं में फूट फूट कर गिर रहा था। मैंने क्यों किया? मेरी बहन मेरी वजह से मारी गई। मुझे माफ कर देना रिद्धि, मुझे माफ कर देना। मुझे उसे और 9 बलि चढ़ानी होगी, वरना वो मुझसे पहले मेरे परिवार को खत्म कर देगा। नितिन अगले दिन शाम को अंधेरा होते ही पार्क के पास घूमने लगा। पार्क में सब बच्चे जब चले गए तो बस एक ही बच्चा वहां पर खेल रहा था। नितिन ने उसे नशीली दवाई खिलाई और अपने साथ अपने घर ले गया। जैसे ही रात के 12 बजे उसने लड़के के शरीर पर एक चीरा लगाया और जैसे ही उसके शरीर से खून निकला, बेताल उसके ऊपर झपटा और नितिन की आंखों के सामने उस जिंदा बच्चे का शरीर भी हड्डियों के ढेर में बदल गया। बेताल उसे देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराया और हड्डियों के ढांचों को वहां छोड़कर फिर से खिड़की के रास्ते गायब हो गया। 8 बलि और चढ़ानी है बस मुझे। उसके बाद मुझे और मेरे परिवार को इस बेताल से मुक्ति मिल जाएगी। 1, 2, 3 रातों तक नितिन ने फिर से यही किया। वह बच्चों के खेलने वाली जगह पर जाता और जो भी बच्चा आखिरी में उसे अकेला मिलता वो उसकी बलि चढ़ाने के लिए उसे अपने साथ ले आता और उनकी बलि देकर उनकी हड्डियों का कब्रिस्तान में दफन कर देता। आज भी वो किसी बच्चे की तलाश में था, लेकिन आज पुलिस वहां पर पेट्रोलिंग कर रही थी क्योंकि 3-4 दिनों से वहां बच्चों के लापता होने की खबर लगातार आ रही थी। पुलिस का ध्यान नितिन पर गया कि वह बहुत देर से पार्क के आसपास घूम रहा है और बच्चों पर नजर रख रहा है। वहां पर पेट्रोलिंग कर रहा एक हवलदार नितिन के पास आया
क्या रे, इतनी देर से तू क्या कर रहा है यहाँ पर और बार बार बच्चों के पास जाकर क्या देख रहा है? बच्चे उठाने वाला है तू? अरे कैसी बातें करते हो सर, मैं क्या आपको बच्चे उठाने वाला लगता हूँ? अब क्या पार्क में घूम भी नहीं सकते क्या? ज्यादा शाना बनता है। हाथ में क्या है तेरे, दिखा। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। दिखा। हवलदार ने नितिन के हाथ से पैकेट छीन लिया तो उसके अंदर नशे वाली दवाई थी। शक ठीक निकला मेरा, बच्चों को नशे की दवाई खिलाकर अगवा करता है। अरे नहीं सर, ये तो मेरे लिए रात को नींद नहीं आती है ना, तो नींद की दवाई खाता हूँ और कुछ नहीं है। नींद नहीं आती है ना तुझे? अभी थाने लेकर चलता हूँ, बहुत अच्छी नींद आएगी। चल, बच्चे चुराता है, शाना बनता है, इधर चल। हवलदार नितिन को अरेस्ट करके वहां से ले गया। रात के 12 बजते ही बेताल नितिन के पास पहुंच गया। तू आज मेरे लिए बलि लेकर नहीं आया तो मैंने सोचा मैं ही तेरे पास आ जाता हूँ। मेरी आज की बलि कहाँ है? देखो, मैं तुम्हारे लिए आज बलि का इंतजाम नहीं कर पाया, लेकिन कल तुम्हें 2 मानव बलि दूंगा। आज के लिए मुझे बख्श दो। तू जानता है ना, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। अगर तू मुझे बलि नहीं देगा तो मैं खुद बलि ले लूंगा। नहीं, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, मुझे थोड़ा समय दो। पागल हो गया है क्या? किससे बातें कर रहा है? इतनी देर में नितिन ने हवलदार की तरफ मुड़कर वापस बेताल की तरफ देखा तो वो वहां नहीं था। कहाँ चला गया ये? कहाँ चला गया? कहीं ये घर तो नहीं गया? अगर इसने फिर से कुछ किया तो मैं क्या करूंगा? अगले दिन भी पुलिस ने नितिन को नहीं छोड़ा तो रात के 12 बजे बेताल फिर से उसके पास आया। तो आज भी मेरे लिए बलि लेकर नहीं आया? आज भी मुझे खुद ही बलि लेनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, कल अगर मुझे बलि नहीं मिली तो तू है ना। नहीं, देखो। तू फिर से शुरू हो गया? वेड़ा है क्या? पता नहीं किससे बात करता रहता है। इतनी देर में नितिन ने फिर से बेताल की तरफ मुड़कर देखा तो आज भी वो वहां नहीं था। पुलिस को नितिन के खिलाफ कुछ ठोस सबूत नहीं मिला तो अगले दिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। अगली शाम वो अपने घर पहुंचा तो जोर जोर से चिल्लाकर सबको आवाज देने लगा। माँ, पिताजी, माँ, पापा। माँ पापा चिल्लाते हुए वो घर में दाखिल हुआ, लेकिन किसी की आवाज उसे वापस सुनाई नहीं दी। उनके कमरे में गया तो कमरे में हड्डियों का ढेर था और कमरे में मक्खियां भिनभिना रही थी। नितिन का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। वो हार कर वहीं बैठ गया। उसके हाथों में अपने माता पिता की बची हुई हड्डियां थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसकी वजह से उसका पूरा हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। जैसे ही रात के ठीक 12 बजे तो बेताल फिर से नितिन के पास आया। मेरी आज की बलि कहाँ है? तुम आज भी मेरे लिए बलि लेकर नहीं आए? मैंने तुमसे कहा था मुझे ज्यादा इंतजार पसंद नहीं। अब मैं किसकी बलि लूं? अब तो तुम्हारा पूरा परिवार भी खत्म हो गया। अब तो सिर्फ तुम ही बचे हो। मुझे मार डालो तुम, मेरी बलि ले लो तुम और मुक्त कर दो मुझे इस बोझ से। अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया मैंने। मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। बेताल नितिन पर टूट पड़ा और कुछ देर बाद नितिन की आखिरी चीखों के साथ सब कुछ शांत हो गया और उसके पूरे घर में कुछ बचा तो बचा सिर्फ उसके पूरे परिवार की हड्डियों का ढेर। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।